तो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हरियाणा की कुछ जो यूनिवर्सिटीज है इनके लिए बीएड की हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। इस सब्जेक्ट की ये थर्ड क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लैंगिक रूढ़िवादिता क्या होता है, जेंडर स्टीरियोटाइप। लास्ट वीडियो में हमने लैंगिक भेदभाव के बारे में पढ़ा था। उससे सिमिलर ही एक और टॉपिक है लैंगिक रूढ़िवादिता। इसका क्या अर्थ होता है, इसके क्या कारण है, इसकी समाप्ति। तो इसका अर्थ और समाप्ति ये ज़्यादा आता है आपके पेपर में। लैंगिक रूढ़िवादिता का क्या अर्थ होता है और इसको समाप्त करने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं तो ये क्वेश्चन बार बार आपके पेपर में आ रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा लैंगिक रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइप। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था लैंगिक भेदभाव। उसमें हम क्या करते हैं, जो लिंग है हमारे लड़का और लड़की, इनमें भेदभाव करते हैं। उससे मिलता जुलता ही एक और टॉपिक है हमारा, या एक और विचारधारा है हमारी, जिसे हम लैंगिक रूढ़िवादिता बोलते हैं। लैंगिक रूढ़िवादिता में हम क्या करते हैं, लिंग से संबंधित जो विचारधाराएं हमारी प्राचीन समय से चली आ रही हैं, अगर हम उन विचारधाराओं को ही मानते हैं, अपनाते हैं, उनके अनुसार व्यवहार करते हैं, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं लैंगिक रूढ़िवादिता। मतलब हम लैंगिक रूढ़िवादिता को ही बढ़ावा दे रहे हैं। अब देखो, समाज में दो लिंग होते हैं, लड़का और लड़की। लड़कों की अपनी खुद की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे ताकत ज्यादा होती है उनमें, वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता है। लड़कियों की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। अब उन विशेषताओं के कारण समाज ने लड़कों को अलग काम दे दिए हैं, लड़कियों को अलग काम दे दिए हैं। ये पहले से होता आ रहा है, पहले दिए थे ये काम और वे काम पहले से होते आ रहे हैं। तो समाज ने लड़कों के लिए अलग विशेषताएं या अलग कार्य, अलग क्षेत्र बांट दिया है। समाज ने लड़कियों के लिए अलग क्षेत्र बांट दिया है। समाज की जो में प्राचीन विचारधाराएं, ये परंपराएं जो चलती आ रही हैं, जैसे लड़के ये काम करेंगे, लड़कियां ये काम करेंगी, जो समाज ने उनकी ताकत वगैरह के हिसाब से बांटा था। अगर हम उन प्राचीन विचारधाराओं, उन प्राचीन तथ्यों को ही मानते हैं, उन्हें आगे बढ़ाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं लैंगिक रूढ़िवादिता। उदाहरण देता हूं मैं। अब देखो, अगर हम मानते हैं कि लड़कियां तो घर का काम करेंगी, घर के अंदर रहेंगी, लड़के बाहर, घर से बाहर का काम करेंगे, ये विचारधारा प्राचीन समय से चली आ रही है। अगर मैं इसी विचारधारा को मानता हूं, इसका मतलब है मैं लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रहा हूं। लैंगिक रूढ़िवादिता में क्या होता है, लिंग के बारे में जो विचारधाराएं प्राचीन समय से चली आ रही हैं, मैं उन्हें ही मानता हूं, उन्हें ही बढ़ावा देता हूं। इससे दूसरा टॉपिक क्या था, मैं दोनों में भेदभाव करता हूं, एक को अच्छा मानता हूं, दूसरे को निम्न दर्जे का। एक उदाहरण देता हूं मैं। अब देखो, अगर मैं पिता हूं, मैं लड़के के लिए 2 जोड़ी पैंट शर्ट लाता हूं और लड़की के लिए 1 जोड़ी पैंट शर्ट लाता हूं, तो ये क्या कर रहा हूं, मैं लिंगीय विभेद कर रहा हूं, दोनों में भेदभाव कर रहा हूं। लेकिन मैं पिता हूं, अगर मैं लड़के के लिए पैंट शर्ट लाता हूं और लड़की के लिए फ्रॉक लाता हूं, तो ये क्या है, ये है रूढ़िवादिता। लड़के पैंट शर्ट पहनेंगी, लड़कियां फ्रॉक पहनेंगी, ये विचारधारा प्राचीन समय से चली आ रही है लड़के और लड़कियों के बारे में। तो कोई भी विचारधारा जो प्राचीन समय से चली आ रही है, अगर हम उसी विचारधारा को मानते हैं, अपनाते हैं, उसी के अनुसार कार्य करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं लैंगिक रूढ़िवादिता। सिंपल सी बात है, आई होप आप समझ गए होंगे। इसमें हम प्राचीन रूढ़िवादी विचारों को ही या प्राचीन परंपराओं को ही मानते हैं, उन्हें ही आगे बढ़ाते हैं, उन्हें बदलते नहीं हैं। जैसे ये खेत का काम कर रहे हैं, लड़की खाना बनाएगी, घर का काम करेगी, तो ये फोटो लैंगिक रूढ़िवादिता को हमारा अच्छे से दर्शाता है। लैंगिक रूढ़िवादिता लिंगीय भेदभाव के समान ही एक तथ्य होता है। इसमें लड़कों और लड़कियों के विषय में प्राचीन समय से चले आ रहे विचारों को ही बढ़ावा दिया जाता है। जैसे लड़कियां तो घर के काम करेंगी, लड़के बाहरी समाज के काम करेंगे। लड़के क्या करेंगे, शर्ट पहनेंगे, लड़कियां फ्रॉक पहनेंगी। इस प्रकार लड़के तो ऑटो चलाएंगे, लड़कियां घर पर बैठकर अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगी। पैसे कमाना लड़कों का काम है और लड़कियों का काम क्या है, बच्चों का पालन पोषण करना, घर पर उनकी देखरेख करना, खाना वगैरह बना कर देना। तो जो प्राचीन समय से समाज में जो विचारधाराएं चली आ रही हैं लड़के और लड़कियों के बारे में, अगर हम उन्हीं विचारधाराओं को मानते हैं, बढ़ावा देते हैं, इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे लैंगिक रूढ़िवादिता। इस प्रकार
हमारे समाज में लड़कों और लड़कियों के विषय में प्राचीन समय से चली आ रही धारणाओं, विचारधाराओं को मानना, उनका पालन करना, ये लैंगिक रूढ़िवादिता कहलाता है। देखो, लैंगिक रूढ़िवादिता और लैंगिक भेदभाव में अंतर होता है। लैंगिक भेदभाव में तो हम किसी को ज्यादा प्यार करते हैं और किसी को नहीं करते। लैंगिक रूढ़िवादिता में हम क्या करते हैं, दोनों लिंग के लिए अलग अलग कार्य निर्धारित कर देते हैं कि भाई तू लड़का है तो तेरे लिए ये कार्य है, तू लड़की है तो तेरे लिए ये कार्य है, तू बाहर का काम करेगा, तू घर के काम करेगी। भेदभाव नहीं करते हम इसमें, लेकिन ये भेदभाव का आधार होता है। अगर हम लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देते हैं तो आगे चलकर वो लैंगिक भेदभाव का एक कारण बन जाता है। लेकिन इसमें हमारी सोच भेदभाव वाली नहीं होती, हम दोनों को अलग अलग काम दे देते हैं। तो वास्तव में लैंगिक रूढ़िवादिता में हम क्या करते हैं, एक जेंडर से कुछ विशेष क्रियाओं को जोड़ देते हैं और ये मानते हैं कि ये विशेष क्रियाएं बस उसी जेंडर के द्वारा की जानी चाहिए। लैंगिक भेदभाव में हम लड़के को कहेंगे तू मस्त काम कर या फिर तू घर पे बैठ, और लैंगिक भेदभाव में हम लड़के को अच्छा मानेंगे, लड़की को अच्छा नहीं मानते, लेकिन यहाँ पर दोनों के लिए अलग अलग कार्य निर्धारित कर देंगे। इसमें कुछ विशेषताएं तो लड़कों के लिए निर्धारित कर देंगे, कुछ कार्य हम, और कुछ कार्य लड़कियों के लिए निर्धारित कर देंगे। आई बात समझ में? सिंपल सी आप बात ध्यान रख लो कि प्राचीन समय से समाज में जो विचारधाराएं लड़के और लड़कियों के बारे में चली आ रही हैं, अगर हम उन विचारधाराओं को बढ़ावा देते हैं, उन्हें अपनाते हैं, उनका पालन करते हैं, उनके अनुसार कार्य करते हैं, इस प्रक्रिया को लैंगिक रूढ़िवादिता बोलते हैं। लैंगिक रूढ़िवादिता में क्या होता है, जो पहला टाइम था, पहला समाज था, उस समाज ने क्या किया था, लड़कों के लिए कुछ कार्य निर्धारित कर दिए थे कि ये कार्य लड़के करेंगे, और लड़कियों के लिए उसने कुछ कार्य निर्धारित कर दिए थे। बच्चों का पालन पोषण करना, घर के काम करना, खाना बनाना लड़कियों के, लड़कों का पैसे कमा कर लाना, बाहर के काम करना, भारी काम करना, सरकार चलाना, जो हमारा समाज के बड़े बड़े निर्णय हैं लड़कों को लेने हैं, तो अलग अलग काम निर्धारित कर दिए थे। ये विचारधारा प्राचीन समय से चली आ रही है। अगर आज भी हम उन्हीं विचारधाराओं को मानते हैं, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं लैंगिक रूढ़िवादिता। मतलब रूढ़िवादी विचारधाराओं को हम बढ़ावा दे रहे हैं। इसके कारण सेम कारण है जो हमारे लैंगिक पक्षपात के, लैंगिक भेदभाव के कारण थे, कि हमारी सोच वैसी हो गई है, हमारी विचारधारा छोटी हो गई है। हम मानते हैं कि लड़के कुल का गोरा होते हैं, लड़का का अगर हमने मुंह देख लिया तो हम ईश्वर की प्राप्ति होगी, वगैरह वगैरह। हमारी विचारधारा, सोच विचार हमारे छोटे हो गए हैं। नेक्स्ट है सामाजिक कुप्रथाएं। समाज में कुप्रथाएं हैं कि लड़कियां जो हमारे धार्मिक कार्य हैं वे ज़्यादा नहीं करेंगी, जो संपत्ति है वो लड़कों को मिलेगी, लड़कियों को नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो पिंडदान है, दाह संस्कार है, वो सब लड़के करेंगे। समाज के मुख्य निर्णय लड़के लेंगे, आपस में ग्रुप बनाकर लड़कियां नहीं लेंगे। तो ये कुप्रथाएं हमारे समाज में चल रही हैं, ये भी हमारे लैंगिक रूढ़िवादिता का एक कारण बनती है। नेक्स्ट है आर्थिक संकट। अब देखो, अगर कोई माता पिता चाहता है कि लैंगिक रूढ़िवादिता को वो तोड़े, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, तो मजबूरी में वो लड़कों को शिक्षा देगा, लड़कियों को नहीं देगा। तो मजबूरी में जाकर भी उसे लैंगिक रूढ़िवादिता को फॉलो करना पड़ जाता है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली और अशिक्षा। अब देखो, हम लोग शिक्षित ही नहीं है, या अगर हम लोग पढ़ भी रहे हैं तो हमारी शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है, उसमें वही चीज़ें दिखाई जा रही हैं। अगर मैं 6th-7th क्लास की एक बुक पढ़ता हूँ, उसमें देखूंगा मैं कि लड़कियां तो घर के काम कर रही है, रोटी बना रही है, और लड़के बाहर खेल रहे हैं, ऐसे ऐसे फोटो हैं उसमें। तो वो क्या कर रहे हैं, रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रहे हैं। नेक्स्ट है सुरक्षात्मक कारण। अब लड़कियों को हम बाहर नहीं भेजते। समाज में पहले क्या होता था, लड़कियों के लिए घर के कार्य, घर पर रहना निर्धारित कर दिया गया, लड़कों के लिए बाहर के कार्य करने निर्धारित कर दिए गए। लेकिन अगर मैं इस रूढ़िवादी विचार को तोड़ना चाहता हूँ कि नहीं, लड़कियां भी बाहर के कार्य कर सकती हैं, करने चाहिए, तो सुरक्षात्मक कारणों की वजह से मैं नहीं करता कि मेरी लड़की को सुरक्षा मिलेगी नहीं, क्या तो उसके साथ क्या बुरी दुर्घटना घटित हो जाए, कैसा व्यवहार कोई करे। तो सुरक्षात्मक कारणों की वजह से भी मैं लड़की को घर पर रखता हूँ, इससे भी रूढ़िवादिता बढ़ जाती है। मनोवैज्ञानिक कारण, वही बात है, हमारे समाज में जो परंपराएं चली आ रही हैं उन्हें हमने अपने दिमाग में बैठा लिया है, उससे अलग हम कुछ सोचते नहीं है। हम मानते हैं ऐसा ही तो होता है, सब ऐसा ही तो करते हैं, तो हमें भी ऐसा ही करना है, सब ऐसा ही करते आ रहे हैं, तो इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, ऐसा करने से कुछ बुरा नहीं होता, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी क्या है, ये बात हमने अपनी सोच में बैठा ली है। हमारी साइकोलॉजी ऐसी हो गई है, मनोवैज्ञानिक सोच ही हमारी ऐसी हो गई है। इस वजह से हम कोई नई चीज़ ट्राई नहीं करते, जो चीज़ जैसे होती आ रही है वैसा ही उसे करते हैं, लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे देते हैं। सरकार भी इस और ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है, अच्छा नियम कानून कोई नहीं ला रही है, जिस वजह से भी लैंगिक रूढ़िवादिता हमारी बढ़ रही है। अब इसकी समाप्ति के उपाय, ये आपके पेपर में आ जाता है। अब देखो,
अगर ये लॉन्ग में आता है तो आपको ये हेडिंग बनाकर लिखनी है। अगर शॉर्ट में आता है कि रूढ़िवादिता को समाप्त करने के कौन कौन से उपाय होते हैं चर्चा कीजिए, तो आप ऐसे पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। अगर लॉन्ग में आता है तो लॉन्ग में तो आपको 5-6 पेज भरने होंगे, हेडिंग बनाकर लिखनी होगी आपको कि जन शिक्षा का प्रचार प्रसार करके, शिक्षा की व्यवस्था करके, व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना करके, इस तरह से लड़कियों के लिए व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना करके हेडिंग बना बना कर लिखनी है। और जो मैं बोल रहा हूँ अभी इनको एक्सप्लेन करूंगा, जो भी चीज़ें आपके दिमाग में रह जाए वो पेपर में आप लिख देना। समझ में आई बात? सबसे पहला पॉइंट है हमारा जन शिक्षा का प्रचार प्रसार करके। किसी भी सामाजिक बुराई को हम कैसे समाप्त कर सकते हैं? शिक्षा का प्रचार प्रसार करके। अगर हम शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे, सब लोगों को शिक्षित कर देंगे, शिक्षा के महत्व से उन्हें परिचित करेंगे, तो शिक्षा से उन्हें पता चलेगा कि ये भेदभाव भी, रूढ़िवादिता, समानता, ये कुछ ऐसे तथ्य होते हैं, मानव अधिकार, जिनका हमें पालन करना चाहिए, जिनकी हमें जानकारी रखनी चाहिए, उनके अनुसार हमें कार्य करने चाहिए। तो शिक्षा के द्वारा बच्चों को पता चलेगा, माता पिता को पता चलेगा, भाई रूढ़िवादिता नाम की भी कोई चीज होती है जिसकी वजह से लड़कियां हानि उठा रही हैं, लड़कियों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया है, लड़कियां घर के काम कर रही हैं, उन्हें शिक्षा भी नहीं मिल रही रूढ़िवादिता की वजह से। तो शिक्षा के द्वारा उन्हें इस तथ्य की जानकारी होगी लोगों को कि ऐसा भी कुछ हो रहा है समाज में, तो वे उससे खिलाफ जाकर रूढ़िवादिता को समाप्त करने के लिए प्रचार प्रसार करेंगे और प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है बालिका शिक्षा का प्रचार प्रसार करके। पहली चीज है बालिकाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था करनी है, हमें उसका प्रचार प्रसार करना है, अलग से बालिकाओं के लिए विद्यालय खोलने हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है माता पिता लड़कियों को स्कूल में भेजना चाहते हैं, लेकिन वे ऐसे स्कूल में नहीं भेजना चाहते जिस स्कूल में लड़के पढ़ रहे हैं। वे चाहते हैं कि हमारी लड़की के लिए सुरक्षात्मक वातावरण मिले, वो ऐसे स्कूल में मिल सकता है जहाँ पर सारे टीचर मैडम हो और सिर्फ लड़कियाँ पढ़ रही हो। अगर ऐसा स्कूल होगा ही नहीं तो वे कैसे भेजेंगे? तो बालिका शिक्षा की अलग से व्यवस्था करनी है। साथ ही हमें व्यावसायिक विद्यालयों की भी व्यवस्था करनी है लड़कियों के लिए। अलग से हमें व्यावसायिक विद्यालय खोलने हैं, ऐसे विद्यालय खोलने हैं जहाँ पर लड़कियाँ कुछ काम करने की ट्रेनिंग ले सके, चाहे पॉलिटेक्निक की, चाहे इंजीनियर बनने की, चाहे डॉक्टरी की, कैसी भी, चाहे कातने बुनने की, चाहे हमारा सिलाई करने की, चाहे इसके अलावा बागवानी करने की, पशुपालन की, कैसी भी ट्रेनिंग उन्हें करनी हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कातने बुनने की, जो वे करना चाहें वो ट्रेनिंग में कर सके और उस आधार पर अपना कोई व्यवसाय शुरू कर सके या कोई नौकरी कर सके अच्छी सी। इससे क्या होगा, लड़कियां आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगी, समाज में समानता आएगी। नेक्स्ट है कन्या भ्रूण हत्या या सामाजिक बुराइयां, सामाजिक कुप्रथाएं, जितने भी सामाजिक कुप्रथाएं हैं उन सबको रोककर उनके खिलाफ कानून बनाएंगे हम। कन्या शिशु हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, विधवा विवाह न होना, घूंघट प्रथा, बाल विवाह प्रथा, जो भी सामाजिक बुराइयां उन सबको समाप्त करने के प्रचार प्रसार करेंगे। नेक्स्ट है भारतीय शिक्षा प्रणाली में भी सुधार करेंगे। जो हमारी देखो एक पॉइंट तो है शिक्षा है ही नहीं। अगर हमने शिक्षा की व्यवस्था कर दी है, हर लड़की के पास शिक्षा की व्यवस्था है, वो शिक्षा ले सकती है, लेकिन वो शिक्षा ही घटिया है, शिक्षा ही निम्न दर्जे की है, तो कौन लेना उसे पसंद करेगा? पाठ्यक्रम, हमारी शिक्षा पद्धति अच्छी होनी चाहिए, रिच होनी चाहिए, उसका पाठ्यक्रम अच्छा हो, वो लड़कियों के आधार पर ही हो। लड़कों वाले सारे सब्जेक्ट लड़कियों पर न थोपे जाएं, उन सब्जेक्ट में लड़कियों वाले संबंधी, लड़कियों से रिलेटेड भी टॉपिक रखे जाने चाहिए, जो टॉपिक लड़कियों के जीवन में काम आए। पाठ्यक्रम में लड़कियों वाले कॉन्सेप्ट भी होने चाहिए, पहली बात। दूसरा, जो कहानियां या किताबों में फोटो आते हैं कि लड़का बाहर खेल रहा है और लड़की घर के काम कर रही है, उन पर रोक लगनी चाहिए। आजकल देखना आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ना, जो हमारी 5th 6th 7th क्लास की बुक है, उनमें ऐसा दिखाया जाता है कि लड़का माता के साथ या पिता अपने लड़के के साथ बैठकर खाना बना रहा है और जो माता है वो टोकरी फल ला रही है बाहर से, या मनरेगा में काम कर रही है, या किसी कंपनी में नौकरी कर रही है, या ऑटो चला रही है। ऐसे ऐसे फोटो आ रहे हैं आजकल, जो हमारी रूढ़िवादी विचारधारा हैं कि लड़कियां घर के काम करते हैं और लड़के बाहर के काम करते हैं, उन्हें तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो हमारी शिक्षा पद्धति भी रिच होनी चाहिए। यही बात आगे नेक्स्ट, सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक लगानी है और लड़कियों को सुरक्षात्मक वातावरण प्रदान करना है। जैसे हमारा एंटी रोमियो एक्ट आया था, लड़कियों को कोई परेशान करे, महिला हेल्पलाइन नंबर है 1909 क्या है, इस तरह से यह कुछ। तो इस तरह से हमें कानून व्यवस्था अपनी ऐसी बनानी है कि लड़कियों के साथ कोई बुरा बर्ताव न करे। समाज में एक सकारात्मक विचारधारा का प्रचार प्रसार, अब सरकार को क्या करना है, कार्यक्रम चलाने हैं। जैसे सर्व शिक्षा अभियान है ना, इस तरह के कार्यक्रम चलाने हैं कि भेदभाव समाप्ति अभियान, भेदभाव नहीं करना है, लड़का लड़की समान अभियान, समाज में इस तरह की विचारधाराओं का प्रचार प्रसार करना है।
लड़कियां लड़कियां बराबर हैं। अगर हम लड़कियों को शिक्षा नहीं देंगे तो हम जैसे हम कहते हैं ना, अगर बेटी नहीं पैदा करेंगे तो बहू कहाँ से लाएंगे, या बेटी नहीं पढ़ाएंगे तो अच्छी पढ़ी लिखी बहू कहाँ से लाएंगे। ऐसे ऐसे स्लोगन हमें दीवारों पे देखने के लिए मिलते हैं। तो ये सब तथ्य क्या है, समाज में एक अच्छी विचारधारा या जो रूढ़िवादी विचारधारा है इनको तोड़ने के लिए फैलाए जा रहे हैं। एनजीओ की सहायता लेकर, एनजीओ क्या होता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ कुछ हमारा प्राइवेट जो नॉर्मल लोग हैं ना हमारे समाज के, उनका एक समूह होता है। जैसे हमारा शहर है, गांव है, इसके 10-12 लोग इकट्ठे होंगे, 20-30 इकट्ठे हो सकते हैं, 40-50 इकट्ठे हो सकते हैं। वे इकट्ठे होकर अपने ग्रुप बना देंगे, एनजीओ बना देंगे। वे क्या करेंगे, समाज के हित कार्यों के लिए काम करेंगे। वे लोग मिलकर ऐसे ऐसे काम करेंगे जिससे समाज हमारा ऊंचाइयों पर बढ़े। उस ग्रुप को हम बोलते हैं एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सरकारी नहीं होता, वो प्राइवेट होता है, निजी होता है। बस कुछ लोग आपस में मिलकर हमारी सड़कें सही करेंगे, सरकार को प्रेरित करेंगे, समाज में जो बुराइयां फैली हुई है उन बुराइयों के खिलाफ काम करेंगे, चंदा इकट्ठा करके स्कूल खोल लेंगे। तो ऐसे समाज के हित में काम करते हैं। तो जो अलग अलग एनजीओ हमारे समाजों में चल रहे हैं, उन एनजीओ का हमें सहयोग लेना है जिससे रूढ़िवादी विचारधारा हमारी तोड़ी जा सके। नेक्स्ट है लिंग तटस्थ भाषा का प्रयोग करके। लिंग तटस्थ भाषा, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज जिसे हम बोलते हैं, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज। हम भाषा में कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं जो रूढ़िवादिता और भेदभाव को बढ़ाता है। जैसे हम बोलते हैं राष्ट्रपति। हमारा राष्ट्रपति कौन है, पति क्या होता है, पति तो लड़का होता है, लड़की थोड़ी पति होगी। तो हमारा राष्ट्रपति कौन है, लड़की है एक। तो पति बोलना सही थोड़ी है, हमें राष्ट्र अध्यक्ष बोलना चाहिए। तो ऐसे शब्द जो भेदभाव या रूढ़िवादिता को बढ़ाते हैं उनकी समाप्ति के प्रयास करने चाहिए हमें। उसके लिए लिंग तटस्थ भाषा का प्रयोग करना चाहिए। लिंग तटस्थ भाषा में हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो रूढ़िवादिता को या फिर सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा न दे। राष्ट्रपति बोल देते हैं हम, सभापति बोल देते हैं, सभापत्नी राष्ट्रपत्नी बोलना चाहिए हमें, दोनों अलग अलग होने चाहिए। या फिर सभाध्यक्ष। ऐसे शब्द जो लिंग तटस्थ हो, जो न लड़के के लिए हो न लड़की के लिए हो, ऐसे शब्दों का हमें अपनी भाषा में प्रयोग करना चाहिए। राष्ट्र अध्यक्ष या सभा अध्यक्ष ये बोलना चाहिए। चेयरमैन बोल देते हैं हम इंग्लिश में, चेयरमैन क्यों कहेंगे हम, हमें चेयर पर्सन कहना चाहिए। चेयरमैन, चेयर वुमन भी तो हो सकती है, लड़की भी तो हो सकती है चेयरमैन। अब मैन लड़की कैसे होगी, तो हमें चेयर पर्सन कहना चाहिए। हमारा चेयर पर्सन कौन है, चेंज हो रहा है ये। बहुत सी कंपनियों में चेयरमैन बोलते थे, आजकल चेयर पर्सन बोलने लगे हैं। धीरे धीरे चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं है, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। लिंग तटस्थ भाषा का आजकल प्रयोग बढ़ रहा है कई स्थानों पर। लिंग तटस्थ भाषा से मतलब, कोई आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है, लिंग तटस्थ भाषा से मतलब ऐसी भाषा को प्रयोग करना है हमें जिसमें लिंग तटस्थ शब्द हो। ऐसा कोई शब्द न हो जो किसी एक विशेष लिंग को दर्शाए। ऐसे शब्द हो जो दोनों लिंगों के लिए प्रयोग किए जा सकते हो। ठीक है, तो ये आज की हमारी क्लास थी। सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप आप इसे लैंगिक रूढ़िवादिता को समझ पाए होंगे। बाकी अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, स्पेशल आपकी यूनिवर्सिटी के लिए बने हुए पेड नोट्स लेना चाहते हैं, तो 9528219270 ये नंबर दिया हुआ है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको आपकी यूनिवर्सिटी के लिए पेड नोट्स जो भी आपकी यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशल बने हुए हैं प्रोवाइड करा दी जाएंगे। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आई होप इस क्लास को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने दोस्तों के साथ ग्रुप वगैरह में शेयर कर सकते हैं। इसी तरह से अपने सभी सब्जेक्ट की रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।